नमस्कार, मैं उर्मिला यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम शब्द विचार करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। शब्द विचार क्या है, कितने वर्गों में बटा हुआ है, क्या क्या उनके नाम हैं, ये हम आज करने जा रहे हैं। सबसे पहले शब्द से पहले क्या होता है हिंदी व्याकरण में? व्याकरण के 3 खंड होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण क्या होता है? मुख से उच्चारित ध्वनियों को व्यक्त करने वाले जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उनको वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है भाषा की, इसीलिए इसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण के बाद शब्द आता है। शब्द क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का जो सार्थक समूह होगा वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। और वाक्य शब्दों का सार्थक व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाएगा। शब्द सार्थक होने चाहिए और व्यवस्थित होने चाहिए, तभी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, वाक्य बनता है शब्दों को मिलाने से। जैसे मैं पढ़ा रही हूं, ये सार्थक भी है और व्यवस्थित भी है सभी शब्द इसमें, अतः ये पूरा वाक्य है। मैं पढ़ा रही हूं, एक पूरा वाक्य हो गया। तो सबसे पहले हमारा वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य। आज हम करते हैं शब्द। शब्द की परिभाषा हो गई, क्या हुई कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, देखिए। सबसे पहले उत्पत्ति या उद्गम या स्रोत या इतिहास। चाहे उत्पत्ति कहो, उद्गम कहो, स्रोत कहो या इतिहास कहो, इसके आधार पे शब्द के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? तत्पुरुष शब्द, तद्भव शब्द, देशज या देशी शब्द, विदेशज या विदेशी शब्द और 5वां है संकर शब्द। उत्पत्ति, स्रोत, उद्गम या इतिहास के आधार पर शब्द के 5 भेद हुए: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अब ये तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, विदेशज और देशी और संकर शब्द क्या होते हैं? सबसे पहले आता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रचलित हुए हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हो, जैसे संस्कृत में लिखे जाते हैं वैसे ही हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे ये तत्सम शब्द है कुछ: क्षेत्र, मित्र, मयूर, दुग्ध, लक्ष्य, श्रृंग, मुष्टि, ग्राम। ये कुछ तत्सम शब्द है, जैसे संस्कृत में प्रयोग होते हैं वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। फिर आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होके बिगड़कर हिंदी में आए हो, तद्भव कहलाते हैं। जैसे क्षेत्र, यही शब्द लेते हैं हम, क्षेत्र, क्षेत्र से बन गया खेत। क्षेत्र का बिगड़ा हुआ रूप, परिवर्तित रूप, बदला हुआ रूप क्या है? खेत। मित्र, मित्र ही यही शब्द ले रहे हैं, तत्सम शब्द इन्हीं का हम तद्भव बना रहे हैं। मित्र, मित्र का क्या हो गया? मित्र, दोस्त, सखा। मित्र हो गया तत्सम शब्द और मित्र क्या हो गया? तद्भव शब्द। मयूर हिंदी संस्कृत का शब्द है और हिंदी का क्या हो गया? मोर। मोर क्या हो गया? तद्भव शब्द।
दुग्ध, दुग्ध से बन गया दूध। लक्ष्य, लक्ष्य से बन गया लाख। श्रृंग, श्रृंग से बन गया सींग। मुष्टि, मुट्ठी। ग्राम, गांव। ये तत्सम शब्दों के तद्भव शब्द हैं। बिगड़े हुए रूप है, बदले हुए रूप है, परिवर्तित हुए रूप है, तत्सम शब्दों के अतः तद्भव कहलाए। फिर आता है देशज या देशी। देशज का अर्थ होता है देश में उत्पन्न। जो शब्द अपने देश में उत्पन्न हुए हों वो देशज कहलाएंगे। जो परिस्थिति और आवश्यकतावश उत्पन्न हुए हों वो देशज शब्द होते हैं। परिस्थितियों के अनुसार, आवश्यकता के अनुरूप स्थानीय भाषाओं में प्रयोग किए जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाएंगे। जैसे रोटी, खिचड़ी, गंगू, गोंदू, ये शब्द देशज हैं। कई बार प्रश्न आता है कि किन शब्दों के मूल का, स्रोत का पता नहीं होता, तो वो देशज शब्द ही हैं जिनके मूल का, स्रोत का हमें पता नहीं होता ये कहां से आए हैं। फिर है विदेशज या विदेशी। विदेशी शब्द जो दूसरी भाषाओं से अपनी भाषा में लिए गए हों वो विदेशी शब्द कहलाएंगे। हमारी हिंदी भाषा में अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रेंच सभी भाषाओं के शब्द हैं। ये सभी शब्द विदेशज हैं। जैसे किताब, डॉक्टर, जिंदगी, स्कूल, स्टेशन, जमाना, जादू, ये सभी विदेशी शब्द हैं, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द हैं, अतः विदेशी शब्द कहलाते हैं। फिर पांचवा है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं? संकर का अर्थ होता है मिश्रित, जो दो चीजों से मिलकर बना हुआ हो। जैसे हमने लिखा सजावट, कक्ष। जो सजावट है वो हिंदी का शब्द है और जो कक्ष है वो संस्कृत का शब्द है। दोनों को मिलाने से, दोनों भाषाओं के शब्दों को मिलाने से बन गया सजावट, कक्ष। सजावट हिंदी का शब्द है, कक्ष संस्कृत का, दोनों को मिलाने से क्या बन गया? सजावट का कक्ष, सजावट करने वाला कमरा। फिर है रेलगाड़ी। रेल शब्द है अंग्रेजी का और जो गाड़ी शब्द है, रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी है वो हिंदी का शब्द है। दोनों को मिलाने से बन गया रेलगाड़ी। रेलगाड़ी संकर शब्द हुआ, सजावट का संकर शब्द हुआ। बैलगाड़ी क्या हुआ? संकर शब्द। दो भाषाओं के शब्दों को मिलाने से जो शब्द बने वो क्या कहलाएगा? संकर शब्द। फिर दूसरा नंबर आता है हमारा रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। चाहे रचना कह लो या बनावट कह लो या व्युत्पत्ति कह लो, एक ही बात है। इसके आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन। 1, 2, 3। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ शब्द वो होते हैं जो किसी एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हो, प्रसिद्ध हो गए हो, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। उसके ऐसे शब्दों के और टुकड़े नहीं हो सकते, उनका कोई अर्थ नहीं होता, खंड नहीं किए जा सकते। जैसे कपड़ा, फूल, रोटी, कमल, ये रूढ़ शब्द है, किसी एक चीज के लिए, एक अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं, रूढ़ हो गए, इसलिए रूढ़ शब्द होते हैं। दूसरा है रूढ़ शब्द, हमने यहां लिखा हुआ भी है, कमल, जम, कपड़ा, ये रूढ़ शब्द है, इसी अर्थ के लिए रूढ़ है, इसी अर्थ के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए रूढ़ शब्द है। दूसरा है यौगिक। जो यौगिक शब्द है वो योग शब्द का विशेषण है और यौगिक का अर्थ होता है योग से बना हुआ, मेल से बना हुआ। तो यौगिक शब्द क्या हुआ? दो शब्दों के मेल से बने हुए शब्द क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द कहलाएंगे। और दूसरी बात है, दोनों ही शब्द सार्थक होने चाहिए, उनका अर्थ निकलना चाहिए। अगर हम उनके टुकड़े करते हैं, खंड करते हैं, तो दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए, तभी वो शब्द क्या होंगे? यौगिक होंगे। दो शब्दों के मेल से हुए
सार्थक शब्दों का जो समूह है, सार्थक शब्दों का योग है, वो क्या कहलाएगा? यौगिक। जैसे विद्यालय लिखा मैंने, विद्या प्लस में आलय, एक शब्द हो गया विद्या, दूसरा शब्द हो गया आलय। विद्या का शिक्षा होता है और आलय का अर्थ होता है घर। विद्या का घर, दोनों ही शब्दों के अर्थ निकल रहे हैं, हमने खंड किए तब क्या हो गया? विद्यालय शब्द जो क्या हो गया? यौगिक शब्द, दो शब्दों के मेल से बना हुआ है और दोनों ही शब्द सार्थक है, अतः विद्यालय यौगिक है। जैसे रसोई घर, रसोई प्लस में घर, रसोई भी सार्थक है और घर भी सार्थक है। रसोई जहाँ पकवान बनता हो और घर जहाँ पकवान बनने वाली जो जगह है, पकवान बनने का जो स्थान है, जो घर है, वो रसोई घर है। रसोई घर में क्या हुआ? यौगिक शब्द हुआ। तीसरा हमारा है योग गुण, रचना बनावट व्युत्पत्ति के आधार पर तीसरा शब्द है योग गुण। योग गुण में रूढ़ और यौगिक दोनों शब्दों की विशेषताएं होती हैं। कैसे? रूढ़ जो किसी विशेष अर्थ को बताए, किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो, और यौगिक दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। योग रूढ़ की परिभाषा हुई कि दो शब्दों के मेल से बने हुए शब्द लेकिन किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, वो क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ कहलाएंगे। जैसे पंकज, पंकज क्या है? पंक प्लस में जय, पंक प्लस में जय। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जय का अर्थ होता है उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न। अब ऐसी चीज जो कीचड़ में उत्पन्न हो पंकज कहलाएगी, ऐसा नहीं है। कीचड़ में तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती है, बहुत सारी घासें उत्पन्न होती हैं, बहुत सारे और जो जानवर हैं वो भी रहते हैं, काई वगैरह हैं वो भी उत्पन्न होती है कीचड़ में। लेकिन पंकज का अर्थ होता है कमल। पंकज कमल के फूल के लिए, कमल के पौधे के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए पंकज का अर्थ हुआ कमल और पंकज शब्द हुआ योग रूढ़। दो शब्दों से बना हुआ है, दोनों शब्द सार्थक है। पंक का अर्थ कीचड़ है, जय का अर्थ उत्पन्न होना, दोनों का ही अर्थ निकल रहा है, सार्थक है और विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। कमल के लिए प्रकट हुआ है, प्रयोग हुआ है पंकज, इसीलिए क्या हुआ? योग रूढ़ शब्द। दूसरा शब्द ले लो चारपाई। चारपाई, चार प्लस में पाई। चार का अर्थ होता है संख्यावाचक है चार की संख्या, और पाई का अर्थ होता है पैर। ऐसी वस्तु, ऐसी चीज जिसके चार पैर हो, चारपाई कहलाएगी। लेकिन यहाँ चारपाई का एक विशेष अर्थ है। क्या अर्थ है? चारपाई का अर्थ यहाँ खाट से लिया गया है, जिस पर हम सोते हैं। चारपाई खाट के लिए आया है, विशेष है, प्रसिद्ध है, इसीलिए चारपाई क्या हुआ? योग रूढ़ शब्द हुआ। दशानन, 10 प्लस में आनंद, 10 का 10 की संख्या, आनंद मुख, जिसके 10 मुख हो, किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन दशानन केवल और केवल रावण के लिए प्रयोग हुआ है। रावण जिसके 10 मुख थे, तो दशानन शब्द क्या हुआ? योग रूढ़ हुआ, प्रसिद्ध किसी विशेष अर्थ के लिए और साथ में यौगिक है, दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, सार्थक है दोनों ही शब्द, इसलिए दशानन क्या हुआ? योग रूढ़। अब तीसरे नंबर पे आता है प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन या रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन और रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। कितने हैं? 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी का अर्थ है जिसमें विकार उत्पन्न हो, और अविकारी जिसमें विकार उत्पन्न ना हो। और विकारी की परिभाषा क्या होगी? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण परिवर्तन हो जाए। जिन शब्दों में लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण, कारक के कारण परिवर्तन हो जाए, वो शब्द विकारी कहलाएंगे। और अविकारी कौन से? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के कारण कोई परिवर्तन ना हो, जैसे हैं वैसे ही बने रहे वाक्य में, वो क्या कहलाएंगे? अविकारी कहलाएंगे। और विकारी के भी 4 भेद होते हैं और अविकारी के भी 4 भेद हैं। विकारी शब्दों के कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 विकारी शब्द है।
इन चारों में ही लिंग वचन काल कारक के कारण परिवर्तन होता है। और अभिकारी भी चार है संख्या में। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये भी चार है। और इन चारों में लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण, कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता, हमेशा जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं, इसीलिए ये अविकारी शब्द है। चौथे नंबर पे आता है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी या और विलोम। चार हो गए, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, समानार्थी और विलोम। ये चार अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं। कैसे? एकार्थी क्या होता है? एकार्थी शब्द में साधारणतया एक जो शब्द होता है उसका एक ही वाच्यार्थ होता है। चाहे शब्द कितना ही लंबा चौड़ा हो, लेकिन एक ही उसका वाच्यार्थ निकले, वो क्या कहलाएगा? एकार्थी शब्द कहलाएंगे। जैसे मैंने लिखा जो सदा रहे, एक दो तीन, तीन शब्द है, इन तीनों ही शब्द का एक ही अर्थ क्या हुआ? अमर। जो सदा रहे उसको क्या कहेंगे? अमर। जो जिसका कोई नाम न हो उसको क्या कहेंगे? अनाम। मांस खाने वाला मांसाहारी, मांस न खाने वाला शाकाहारी कहलाएगा। क्या हुए ये? एकार्थी शब्द। फिर है अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? शब्द तो क्या हो? एक हो, लेकिन उसके अर्थ अनेक निकले। अनेक अर्थ हो, शब्द एक ही हो लेकिन अलग अलग अर्थों के लिए वो प्रयोग हो, अनेकार्थी शब्द कहलाएंगे। कैसे? जैसे कर। कर हाथ को भी कहते हैं, टैक्स को भी कहते हैं और सूंड को भी कहते हैं, साथ में किरण को भी कहते हैं। कर हाथ को भी कर कहते हैं, टैक्स को भी कर कहते हैं, सूंड को भी कर कहते हैं और किरण को भी कर कहते हैं। ये क्या हो गए? अनेकार्थी शब्द। शब्द एक है कर, लेकिन इसके अर्थ अनेक हैं। फिर है पर्यायवाची या समानार्थी। पर्यायवाची या समानार्थी क्या होता है? समान अर्थों वाले शब्द। शब्द अनेक हो लेकिन अर्थ उनका एक ही हो, वो क्या कहलाएंगे? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। जैसे मैंने लिया ध्येय। ध्येय शरीर को भी कहते हैं ध्येय, तन को भी क्या कहेंगे? ध्येय कहेंगे, काया को भी ध्येय कहेंगे, गाद का अर्थ भी ध्येय होता है, बदन का अर्थ भी ध्येय होता है और वपु का अर्थ भी ध्येय होता है। या शब्द कई हैं, अनेक शब्द हैं यहाँ, लेकिन सभी का अर्थ एक ही है। और यहाँ शब्द एक है लेकिन सभी का मतलब क्या है? एक है। अर्थ अनेक हैं, यहाँ अनेक अर्थ हो गया। जो कर है इस शब्द के अनेक अर्थ हैं और इन सभी का एक ही अर्थ है। ये हो गए पर्यायवाची या समानार्थी। फिर है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या हुआ? विलोम का अर्थ होता है उल्टा, विपरीतार्थक, विपरीत शब्द। जैसे ज्ञान। ज्ञान का उल्टा क्या हो गया? ज्ञान का विपरीत क्या हो गया? अज्ञान। सरल। सरल का विपरीत क्या हो गया? कठिन। और प्रार्थना। प्रार्थना का विपरीत, प्रार्थना को उल्टा क्या हो गया? भर्त्सना। ये हमारे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं। एक और कह सकते हैं हम कि अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ये भी कर सकते हैं हम। सार्थक वो शब्द होते हैं जिनका अर्थ निकले, सार्थक, और निरर्थक जिनका कोई अर्थ ना निकले, जैसे पानी वानी, रोटी वाटी, साग पात, ये क्या हो गए? निरर्थक, इनका कोई अर्थ नहीं है। ये था हमारा आज का
उम्मीद करती हूँ शब्द विचार हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो शब्द विचार है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको शब्द विचार समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।